नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं वह टॉपिक है साहित्य के भेद। साहित्य के भेद में हम जानेंगे कि जो साहित्य के भेद बताए गए हैं, जैसे कि हम पीछे की क्लास में भी जिक्र कर चुके हैं कि साहित्य के भेदों में किन किन भेदों पर बातचीत हुई है, किन किन भेदों की बात हमारे यहाँ की जाती है, उन भेदों पर एक एक करके हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से साहित्य की विधा को समृद्ध बनाने में अपनी महती भूमिका प्रदर्शित करते हुए नजर आती है। तो आइए हम बात करते हैं और समझते हैं। साहित्य के भेदों पर जब हम बात करते हैं तो साहित्य के तीन भेद दिखाई पड़ते हैं: पद्य, गद्य और चंपू। पद्य, गद्य और चंपू, ये तीन भेदों में साहित्य को बांटा गया है। जब हम पद्य पे बात करते हैं तो पद्य का तात्पर्य होता है कि जो छंद युक्त रचना हो, छंदों में बद्ध रचना हो, जिसमें लयात्मकता हो, जो चमत्कार उत्पन्न करे, यानी चमत्कार प्रधान जो रचना हो, जिसमें कल्पना को प्रधानता प्रदान की जाए, जिसमें भाव प्रधान यानी जिसमें भाव को प्रधानता दी जाए, ये रचना ही कहीं ना कहीं पद्य कहलाती है, यानी पद्यबद्ध रचना होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्य उस छंदबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करता है। यानी जो सुनने वाला या पढ़ने वाला जो भी पाठक या श्रोता होगा, उसके अंदर जब वह रचना को पढ़ेगा तो एक गीत शैली में, एक पद्य के शैली में, एक भाव प्रवणता की शैली में उसके अंदर एक अलग ही निखार उत्पन्न होती है, अलग ही एक आनंद की उत्पत्ति होती है। अब ये आनंद किस तरीके से उसे मिलता है, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल पद्य की जो पहलू है, पद्य को जो परिभाषित करते हैं, पद्य के रूप जो होते हैं, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। पद्य में चूंकि यह चिंतन की अपेक्षा पद्य में भावों को प्रधानता दी जाती है, यानी जो पद्य होता है उसमें चिंतन को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि उसमें भावों को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि भाव ही वो होते हैं जो पद्य को पद्य बनाते हैं और गद्य से अलग उसे एक रूप प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो सौंदर्य की अनुभूति से आनंद की प्राप्ति कराना होता है। यानी जिसमें सौंदर्य की अनुभूति हो, जिसमें आनंद की स्थिति दिखाई पड़े, जिसमें कहीं ना कहीं एक मानवता दिखाई पड़े, जिसमें कहीं ना कहीं एक सोच दिखाई पड़े, जिसमें कभी अपने पद्यबद्ध रचना से श्रोता या दर्शक को भाव विभोर कर दे, इस तरह की कोई भी रचना पद्य कहलाती है, कविता कहलाती है। इसमें रस, छंद, अलंकार एवं गुणों को प्रश्रय दिया जाता है, यानी प्राथमिकता दी जाती है। बिना इन तत्वों को शामिल किए, बिना इन पक्षों को शामिल किए कविता रूप निखर कर नहीं आता। कविता कभी भी अपने मूल रूप को प्राप्त नहीं हो पाती। इसमें कल्पना को प्रश्रय दिया जाता है। कभी कल्पना के उड़ान में विविध स्वरूपों को चिंतन के माध्यम से या तर्क के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। पद्य में किसी बात को सांकेतिक रूप से कहने की पहल की जाती है, यानी जो रचनाकार होता है वो संकेतों के माध्यम से बातों को करता है, जिससे जो पाठक है, जो श्रोता है, वो चीजों को समझ जाए। पद्य की जो भाषा होती है, जो शिल्प होती है, उसमें चमत्कार और अलंकारिकता के गुण देखने को मिलते हैं। यानी जो भाषा और शिल्प की जो बनावट होती है, उसमें चमत्कार की पहल की जाती है, चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। इसमें व्याकरणिक नियमों की अवहेलना भी की जाती है, यानी व्याकरणिक नियमों पर ज्यादा इस पे दिखाने या बताने की कोशिश नहीं की जाती है। तो इस तरीके से पद्यबद्ध जो रचनाएं होती हैं वो हम यहाँ पर बखूबी देख पाते हैं
कि किस तरीके से पद्य की जो स्थिति है, पद्य की जो स्वरूपगत स्थिति है, वो किस तरीके से दिखाई पड़ती है। आगे हम इसके पक्षों पे बात करेंगे, जिसमें दो पक्ष दिखाई पड़ते हैं, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में जिसमें विचारों को कहीं ना कहीं जो लेखक की कल्पना शक्ति होती है, जो चिंतन शक्ति होती है, जो उसके संदेश होते हैं, उसको प्रश्रय दिया जाता है। यानी भाव में जो रचनाकार है, जो कवि है, जो लेखक है, क्या वो प्रस्तुत करना चाहता है, किन चीजों को वो देना चाहता है। रस के जो भी अंग हैं, स्वरूप हैं, हम यहीं पर उसके मूल्यों को देख पाते हैं, उसकी स्थिति को देख पाते हैं। तो इस तरीके से भाव पक्ष में हम इस तरह की चीजों पर बात करेंगे। फिर कला पक्ष पर जब हम बात करेंगे तो कला पक्ष का मतलब होता है उसकी बनावट, उसके जो वर्णन करने की जो शैली है, उस पे बात करेंगे। इसमें हम छंद योजना, अलंकार योजना, भाषा शैली, जो गुण है, वृत्तियां हैं, व्यंजना शक्ति, यानी जो शब्द शक्तियां हैं, उन पे हम बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो एक एक चीज को हम बखूबी आगे देखेंगे और अगले क्लास में हम पक्षों पे बात करेंगे और विधिवत तरीके से बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम विधिवत तरीके से बात नहीं करेंगे, हम कविता को या पद्य को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। दूसरी जो यहाँ पर भेद है वो गद्य है। गद्य कहने का मतलब है जो छंद से रहित है। पद्य में छंद युक्त थी, लेकिन गद्य में छंद से रहित होगी रचना, और इसमें विचारों को प्रधानता दी जाएगी। विचार कहने का मतलब है जो हमारे अंदर जो सोच उत्पन्न हो रहे हैं, जो लेखक सोचता है, चिंतन करता है, उस चिंतन को वो कल्पना के उड़ान में नहीं डालता, लेकिन वो तार्किक बनाने की कोशिश करता है और तर्कपूर्ण विचारों के माध्यम से वो बात को रखता है। इसमें हम नाटक के माध्यम से देख सकते हैं, कहानी के माध्यम से देख सकते हैं, उपन्यास के माध्यम से देख सकते हैं, आलोचना, निबंध और भी जो गद्येतर विधाएं हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से रचनाकार अपने उन सभी विचारों को, उन सभी चिंतन के पद्धतियों को शामिल करता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर हम गद्य की परिभाषा पे बात करें, गद्य को समझने की बात करें, तो गद्य का तात्पर्य है कि जो तर्कपूर्ण, विचारपूर्ण, चिंतन युक्त या वाक्यबद्ध रचना जो होती है वही गद्य कहलाती है। यानी जिसमें तर्क को प्राधान्यता दी जाती है, तर्कपूर्ण होगी, जिसमें विचारों को कहीं ना कहीं प्रश्रय दिया जाता है, जो चिंतन से युक्त होगी, जो वाक्यों में बद्ध होगी। और जब वाक्यों पे बात कर दी गई तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह व्याकरण निष्ठ होगी, यानी व्याकरण को यहाँ पर प्राथमिकता देने की पहल की जाएगी। तो इस तरीके से जो गद्य है वो विविध स्वरूपों को प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है, और यह ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें तर्क को, विचार को, चिंतन को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर भाव की प्रधानता बहुत कम होती है, नाम के बराबर होती है। भाव को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ लयबद्धता को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि यह एक गद्यात्मक शैली में चलने वाली, यानी व्याकरण के वाक्य बने होंगे और उस वो वाक्य सभी व्याकरण के नियमों पे होंगे, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सभी चीजों पर हम बात करेंगे, तब आगे हम गद्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जब तक हम इनके तत्वों को नहीं जान जाते, इनकी बनावट को नहीं जान जाते, तब तक हम सही तरीके से पद्य गद्य का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो यह जरूरी बनता है कि हम पहले इन तत्वों को जान जाएं। गद्य धातु में जो गद्य की जो बनावट है, वो जो गद्य होता है, गद्य धातु में यत प्रत्यय जोड़ने से होता है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है बोलना, बतलाना या कहना, यानी किसी से बातचीत करना, किसी से बोलना या आपस के हाव भाव को व्यक्त करना और उससे अपनी बातों को, उसकी बातों को सुनना, यही कहीं ना कहीं गद्य के एक रूप होता है। अर्थात अपने विचारों एवं भावों को सरल व सहज एवं सामान्य भाषा में किसी विशेष प्रयोजन के साथ प्रस्तुत करना। विशेष प्रयोजन कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं है हम, फिर तो ये हाव भावों को प्रकट करना तो भाषा हो गई, फिर तो हम अपनी भाषा को उस तक पहुंचा रहे हैं और उसकी भाषा को अपने पास सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रयोजन होता है। विशेष प्रयोजन मतलब कुछ उसके पीछे मूल्य छुपे होंगे, कुछ घटनाएं छुपी होंगी, कुछ तर्क छुपे होंगे, कुछ आपको उद्देश्य देने की कोशिश की जाएगी।
और ये कैसे होंगे इसको हम बखूबी आगे देखेंगे और समझेंगे भी। इसमें विवेक का प्रश्रय लिया जाता है, इसमें बुद्धि की सहायता ली जाती है, ये चिंतन प्रधान होता है और इसीलिए इसमें कल्पना की उड़ान ना मात्र होती, कल्पना की कोई प्राधानता उस तरह से देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये अलग बात है कि रचनाकार कल्पना को शामिल करते हुए उन तत्वों को पढ़नीय योग्य बनाता है, पठन के योग्य बनाता है, ताकि रचनाकार जो चीज समझाना चाह रहा है, पाठक तक जो चीज पहुंचाना चाह रहे हैं, आसानी से उसे पहुंचा पाए। तो इस तरीके से भावात्मक संदर्भों के स्थान पर यहाँ पर वस्तुनिष्ठ या प्रतीकात्मक अर्थ को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। यानी भाव के जगह पर जो वस्तुनिष्ठ या प्रतीकात्मक जो बात होते हैं, जैसे हम कोई चीज कह रहे हैं तो वहां पर कहने की जो अविधात्मक रूप है उसको देने की कोशिश की जाती है कि वो बिल्कुल आप तक समझ में आ जाए, पाठक उसको बखूबी समझ जाए। यहाँ स्वतंत्र कल्पना की उड़ान नहीं की जाती है, यानी यहाँ पर जो भी चीज कहा जाएगा वो बिल्कुल यथार्थ होगा, चिंतनप्रद होगा और बिल्कुल हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा। इसमें विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति होती है। यानी जिस तरीके से कविता में सूक्ष्म और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ विस्तारित रूप होता है, यहाँ पर बातों को खोलकर बताया जाता है। यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसे फैलाकर बात की जाती है, बिल्कुल ओपन करके बात की जाती है। इसमें यथार्थ, वस्तुपरक एवं तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। यानी जो भी वर्णन रचनाकार कर रहा है वो जीवन से घटी उन घटनाओं को लेता है और ठीक उसी तरीके से लाकर रखने की कोशिश करता है। आप कहानी पढ़ते होंगे, नाटक पढ़ते होंगे, उपन्यास पढ़ते होंगे, तो उसमें इन सभी चीजों को देखते होंगे कि किस तरीके से एक रचनाकार उन सभी चीजों को यथावत उसी तरीके से रख देता है, जैसे हम पढ़ते वक्त ये ध्यान देते हैं कि वो बिल्कुल घटना हमारे आसपास घट रही है, बिल्कुल वही वैसे ही है। उसमें कहीं पे भी लेस मात्र कोई बनावटी रूप नहीं दिखाई पड़ता कि ये कहीं अलौकिक है, कहीं दैवीय रूप है, कहीं दूसरे लोग की बात की जा रही है, ऐसा कहीं पे भी कुछ जिक्र नहीं होता। जो कुछ बात होती है सब हमें लगता है कि यथार्थ है, बिल्कुल हमारे ही आसपास घटित होती है। तो इसमें इसीलिए कल्पना की जगह पर जो यथार्थ में घटित घटनाएं हैं, जो वस्तुपरक हैं, जो तथ्यपरक हैं, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। इसकी जो भाषा होती है वो विचार प्रधान होती है, सहज होती है, सरल होती है, सुव्यवस्थित होती है तथा सुसंगठित होती है। इसके पीछे एक योजना ये भी है कि रचना में जो भी कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है, जो भी कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, वो उस रचनाकार का जो उद्देश्य है वो पाठक तक वैसे ही रूप में पहुंच जाए। इसीलिए वो अपनी भाषा में संयम बरतता है, भाषा को अविधात्मक रूप रखने की कोशिश करता है, उसमें संकेतों का प्रयोग करता भी है तो बहुत सूक्ष्म तरीके से। कल्पना की योजना तो रहती है लेकिन वो तथ्य को ध्यान में रखकर रहती है। तो ये सभी चीज, ये सभी मानकता यहाँ पर हम गद्य के रूप में देख पाते हैं। अंत में इसमें व्याकरणिक नियमों की अवहेलना नहीं की जाती, क्योंकि व्याकरणिक नियमों की अवहेलना करने से कहीं ना कहीं जो गद्य का स्वरूप है वो खंडित हो जाता है। तो ये तमाम तरह के बिंदु हम गद्य के रूप में देख पाते हैं, गद्य को समझ पाते हैं कि किस तरीके से यहां दिखाई पड़ती है। अब तीसरा जो भेद है, तीसरी जो पहल है वो है चंपू का। चंपू कहने का मतलब है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं, यानी गद्य के भी पक्ष होंगे और पद्य के, दोनों के मिश्रित रूप जब हम इसमें शामिल पाते हैं तो यही चंपू का नाम ले लेती है, चंपू कहलाने लगती है। इसमें कहने का तात्पर्य इसमें गद्य के भी लक्षण होंगे और पद्य के भी लक्षण होंगे, यानी इसमें भाव प्रधानता भी होगी और विचार प्रधानता भी होगी। जब भाव और विचारों का समन्वित रूप एक जगह दिखाई पड़ने लगता है तो वही कहीं ना कहीं चंपू का कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें गद्य के भी लक्षण होंगे और पद्य के भी लक्षण होंगे, अर्थात भाव प्रणेता भी होगी, भावों की संरचना भी होगी और विचारों की भी पहल की जाएगी, विचार प्रधान भी होगी। तो इस तरीके से दोनों की प्राथमिकता जब दिखाई पड़ने लगती है तो वही प्राथमिक यानी दोनों की पहल से युक्त जो भी रचना होगी वो चंपू कहलाएगी। चंपू के भी दो भेद बताए गए हैं, एक है विरुद्ध और एक है क्रमभक्त। विरुद्ध में वो सभी गुण शामिल हो जाते हैं जो एक गद्य रचना में दिखाई पड़ते हैं, यानी गद्य परक जो भी रचनाएं जो भी लक्षणों को लेकर दिखाई पड़ती हैं
वो विरुद्ध के अंतर्गत आती हैं। और क्रमबद्ध के अंतर्गत पद्यात्मक रचनाओं में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जितने लक्षण हमने अभी जिक्र किए पद्य के दौरान, वो सभी कुछ क्रमबद्ध में शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से विरुद्ध और क्रमबद्ध को जब हम समन्वित रूप में एक स्थान पर पाते हैं तो वही चंपू कहलाती है। वो रचना चंपू काव्य कहलाते हैं या चंपू रचना कहलाती है। इसमें बहुत सारे रचनाकारों ने चंपू रचनाएं रचित की है, जैसे उर्वशी, आप एक रचना पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की उर्वशी, वो चंपू में लिखी गई है। इसी तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य देवता, ये भी चंपू में ही है। और भी तमाम रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। जब हम इस पे विस्तार से आगे बात करेंगे तो आगे इन बिंदुओं को शामिल करते हुए और हम पहले पद्य को विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, फिर गद्य को पढ़ेंगे। गद्य में किस तरह की जरूरत पड़ती है, पद्य में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, रस छंद अलंकार क्या होते हैं, वृत्तियां क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, शब्द शक्तियां क्या होती है, इन सभी चीजों को एक एक करके विधिवत देखेंगे। फिर कविता में उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, रस योजना कैसे कविता में होती है, रस में किस तरह संचारी भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव की योजना जो रचनाकार द्वारा की जाती है वो किस तरीके से दिखाई पड़ती है, अलंकार प्रयोग किस तरह से होता है, इन सभी चीजों पर एक एक करके विधिवत हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप सबको बहुत पसंद आ रही होगी। एक निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसे शेयर भी करेंगे ताकि अन्य मित्रों तक इसकी पहुंच हो पाए। चलिए आगे हम पुनः एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।